जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में जो आपकी साइंस की सीरीज चल रही है उसमें आपका डे नंबर 14 है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने अपना 13 दिन तक अपने क्लास को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 13 अलग अलग चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। आज के इस 14th डे पे हम लोग अपना एक नया चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो कि धातु और अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले हम लोग बाईलैंग्वेज वे में कंटेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं सबसे पहले धातु के बारे में और अधातुओं के बारे में, ठीक है ना। देखिए धातुएं क्या होती है, सबसे पहले अगर मैं उनकी बात करूं, मेटल्स किन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ ऐसे ठोस पदार्थ जो अपने विशेष गुण रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ध्यान से मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बता रहा हूं, कुछ ऐसे इस तरीके के ठोस पदार्थ जो अपने एक विशेष गुणों की वजह से क्या होते हैं, धातु की कैटेगरी में आते हैं। वहीं दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल यानी कि अधातु क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो अपने उन्हीं कुछ अदर गुणों की वजह से किस कैटेगरी में चले जाते हैं, अधातुओं के कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा, समझना। धातु किसे कहते हैं, देखिए वे पदार्थ जो कठोर होते हैं। तो क्या सारे कठोर होते हैं, सारी धातुएं कठोर होती हैं? तो यहीं मैं एक एक्सेप्शन बताते चलता हूं आप लोगों को। अपवाद, इस डेफिनेशन का क्या है, अपवाद है। क्या है कि आपका एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, जिसको कि Hg बोला जाता है, यानी कि पारा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। पारा जो होता है ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी दुनिया की सभी धातुएं कैसी पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात धातुओं को लेकर क्या क्या याद रखोगे कि इनकी एक अपनी विशेष चमक होती है, ठीक है ना। कैसे, जैसे आप लोग देखते होंगे स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये एक तरह से अपना अलग चमक रखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, दूसरा साथ ही साथ इनके कुछ और विशेष गुण है जो इनको अधातुओं से अलग बताते हैं। क्या है गुण, कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से चली जाती है। अच्छा भैया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली चली जाती है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, और क्या, उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर से हीट जो होती है अच्छे से क्या करती है, प्रवाहित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी इनकी परिभाषा हो जाती है। तो आपको कितना समझ में आया, धातु क्या होती है। पहली बात, वे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, ठोस होते हैं और एक अलग चमक रखते हैं, केवल पारा को छोड़ करके, उन्हें हम धातु कहते हैं। साथ ही साथ धातुएं क्या गुण दिखाती हैं, कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों बहुत अच्छे से कंडक्ट करती हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो जितनी दुनिया में धातुएं हैं आपकी, ठीक है ना, उसमें वो जैसे आपके हो गया कॉपर हो गया, ये भी एक क्या है, मेटल यानी कि धातु है। आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या होती हैं, आपकी धातुएं होती हैं, ठीक है ना। ये एक अपवाद जरूर आज याद रखना कि जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में, लेकिन वो क्या है, धातु है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चले आगे बढ़े, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं मेटल्स के बारे में, यानी कि अधातुएं फिर क्या होती हैं, ठीक है ना। देखिए अब अधातुओं की पहचान अगर मैं बताऊं, तो वे पदार्थ जो आमतौर पर ठोस तो होते हैं लेकिन वो नरम होते हैं थोड़े से, ठीक है ना, थोड़े से नरम ठोस होते हैं, ठीक है। कुछ तो गैसियस फॉर्म में भी रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट में नहीं आते। कुछ गैस, ज्यादातर गैसेस जो होती हैं आपके किस में आती हैं, अधातुओं में काउंट होती हैं, और कुछ नरम होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब भैया ये अलग क्यों है उनसे, अलग इसलिए है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और उष्मा के कुचालक को प्रदर्शित करती हैं। मतलब कि अधातुओं के अंदर ना तो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ना ही क्या उष्मा का प्रवाह हो सकता है, तो इसलिए ये अलग हो जाती है। कौन सा गुण दिखाती है, इंसुलेटर का गुण दिखाती है। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को अधातुओं के गुण के बारे में। अच्छा, तो अच्छा, एक चीज ये हो गया कि अधातुएं क्या होती है, उष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या ऐसा कोई अधातु है प्रेजेंट कि जो उष्मा का चालक हो? हाँ जी, एक है, अपवाद है।
क्या है, जिसमें आपका ग्रेफाइट आता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट वैसे तो ये कार्बन का अपर रूप है जो कि एक अधातु में काउंट होती है, लेकिन इसके अंदर से विद्युत प्रवाहित होती है। जो पेंसिल की नीब होती है ना, अगर आप पेंसिल के इधर साइड छिल दो और इधर का छिलका निकाल दो, तो दोनों अगर ग्रेफाइट को आप प्लग में डालोगे तो इसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो एक अपवाद रखना कि वो कौन सी अधातु है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो आप बोलोगे कि ग्रेफाइट है। ठीक है, समझ गए इतनी। कुछ अधातुओं के नाम जैसे सल्फर हो गया, आपका कार्बन हो गया, ठीक है। तो क्या इसके अलावा धातु और अधातु के पहचानने के कोई और भी गुण होते हैं? तो मैं आपको एक और गुण बताता हूं, ठीक है ना। जब मैंने आपको एटम चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताया था, ठीक है ना। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि दुनिया के ज़्यादातर एलिमेंट क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं और प्लस आयन बना लेते हैं, धन आयन बना लेते हैं। कुछ होते हैं जो दूसरे से उधार लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जैसे आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था सोडियम जो होता है एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये प्लस आयन बना देता है, ठीक है। और वहीं बताया था क्लोरीन आपका क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो ये ऋणायन बना लेता है। तो आप कहोगे कि सर ये क्यों बता रहे हो, इससे क्या फायदा है? हाँ, इससे फायदा ये है कि दुनिया के वो सारे एटम्स जो धनायन बनाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, उन्हें हम धातु बोलते हैं। क्या बोलोगे? धातु बोलते हैं। और वो दुनिया के सारे आयंस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम अधातु की काउंट में उसमें कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि धातु कैसे पहचानोगे, अधातु कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धातु की लिस्ट में होगा, जो ग्रहण करेगा अधातु की लिस्ट में होगा। बाकी चमकदार, कंडक्टर, ये वाले गुण भी आपको याद रखना है। समझ गए अच्छे से? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर के। चलो देखिए, कुछ मेटल्स के आपके सामने एग्जाम्पल हैं। जैसे कुछ मेटल्स कौन से हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, सोना आपका, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी मेटल्स है, यानी कि धातुएं हैं। क्यों है? क्योंकि आप देखते होगे सोने की अपनी एक चमक होती है, सॉलिड होता है, बहुत सारे गुण होता है। इसमें से करंट, इलेक्ट्रिक, जैसे सिल्वर हो गया, इसकी चमक होती है और इसमें से तो विद्युत धारा बहुत तेज प्रवाहित होती है, और ठीक है ना। तो यही इनके गुण होते हैं। इतनी बात समझ आ गया। अगर हम कहें कुछ नॉन मेटल्स के भी उदाहरण बता दीजिए साथ ही साथ, ठीक है। अच्छा, एक देखिए नॉन मेटल्स में आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी देखिए ऑक्सीजन क्या है, गैसियस अवस्था में, ये भी आपका किस में आती है, नॉन मेटल्स में आती है। कार्बन नॉन मेटल्स में आता है। सल्फर आपका किस में आता है, नॉन मेटल्स, क्योंकि ये नेगेटिव आयन भी दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर जो अधातुएं होती हैं या तो नरम ठोस होती हैं या फिर क्या होती है, गैसियस होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया। क्या ऐसी कोई अधातु है जो कि द्रव अवस्था में भी होती है? तो मैं कहूंगा जी, एक अपवाद इसमें भी है। उसका जो नाम होता है ब्रोमीन होता है, ठीक है ना, ब्रोमीन होता है। आपसे पूछेगा कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप बोलोगे कि सर वो ब्रोमीन है। और अगर पूछता है कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप बोलोगे वो पारा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया? वेरी नाइस, समझदार हैं आप लोग। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ना कुछ गुण देखेंगे कि कौन सा धातु दिखा रही है, कौन सी अधातु दिखा रही है, ठीक है ना। तो कुछ गुणों पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस लिस्ट में यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लिखी है, ये धातुएं हैं और ये अधातुएं हैं। अब हम गुण की बात करते हैं। जैसे लस्टर माने की चमक, चमक कौन दिखाता है? तो जो धातुएं होती हैं ये चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, वो डल होती हैं। तो ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है ना कि अगर आप उसे पीट पीट करके चादर बना दो, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिसमें रोटी लपेटी जाती है, फाइल पेपर होता है, वो धातु का होता है, उसे पीट पीट करके ना पतली सीट बना लेते हैं हम लोग। तो ये गुण कौन दिखाता है? तन्यता का गुण दिखाती है, केवल और केवल धातुएं दिखाती है, ठीक है ना। तो फिर अधातुएं क्या गुण दिखाती है? अधातुएं भैया ब्रिटल होती हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को एक हथौड़ी मारोगे ना, वो पीटने के चौड़े होने के बजाय टूट जाएगी छोटे छोटे टुकड़े में, ठीक है ना। तो मेटल क्या दिखाती है? चादरों में उन्हें पीट करके बनाया जा सकता है। तो ये धातु की एक पहचान होगी, गुण हो गया। अच्छा, एक गुण आता है डक्टिलिटी का। अब डक्टिलिटी क्या होता है? इसको बोलते हैं तन्यता। ये नम्यता भी इसकी हिंदी होती है, तन्यता भी होती है। क्या होती है? तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी वाले गुण कौन दिखाते हैं? पहले तो डक्टाइल का गुण क्या होता है? तन्यता हिंदी से समझो कि वो पदार्थ जिसको तान करके पतले तार में बनाया जा सके, उन्हें हम लोग बोलते हैं तन्यता का गुण दर्शा रहे हैं। तो ये गुण तो केवल धातु में आ सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कॉपर का तार बनाया जाता है, तो कॉपर धातु है, ठीक है ना। तो धातुएं ही ऐसी होती हैं जो तार में बदली जा सकती है, तान करके, उन्हें खींच करके, ठीक है ना। अधातुएं ये गुण नहीं दिखाती हैं, इन्हें आप तान करके क्या करते हो, तार नहीं बना सकते। इतनी बात समझ गए? वेरी नाइस। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्शन यानी कि चालकता की। चालकता मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, जिसमें से नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया अभी कि जो धातुएं होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को अच्छे से प्रवाहित होने देती हैं, ठीक है ना। जैसे देखते होगे गर्मी के समय में जो लोहे की ग्रिल होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, ठंडी के समय में एकदम ठंडी हो जाती है। ऐसा गुण क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित भी करती है और अच्छे से डोनेट भी करती है, ठीक है ना। तो चालकता का गुण कौन दिखाएगा? आपकी जो धातुएं हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कुचालक कौन होता है? तो अधातुएं जो होती है कुचालक होती है, इनसे आप विद्युत धारा ऊष्मा वगैरह नहीं प्रवाहित कर सकते। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं। धातुओं और अधातुओं के कुछ, ये तो हमने भौतिक गुणों को देख लिया। भौतिक गुण वो होते हैं जो बाहर बाहर से भी पता चल जाए। रासायनिक गुण वो होते हैं जो रिएक्शन के बाद होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आपसे ना धातुओं और अधातुओं से रिलेटेड कुछ उनके केमिकल रिएक्शन यानी कि जो क्या कहते हैं रासायनिक गुण हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए रासायनिक गुण में कैसी है। पहला हम देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। यह रासायनिक गुण बताएगा। तो देखिए क्या होता है, कोई भी मेटल है यानी कि धातु है, जब आप इससे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो ये बना देता है मेटल का ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? मेटल का ऑक्साइड बना देता है। तो इन्हें धातु ऑक्साइड भी बोलते हो आप लोग। क्या बनाते हैं? बोलते हो धातु का ऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, धातु ऑक्साइड बना देते हैं। अच्छा, जैसे सोडियम अगर कनेक्ट कराते हैं तो सोडियम का ऑक्साइड बना देगा। तो फिर अगर हम नॉन मेटल को करवा दे तो नॉन मेटल को कराओगे तो ये जो ऑक्साइड बनता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोला जाता है। करती दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए अब हम जरा देख लेते हैं धातुओं और अधातुओं की जल से अभिक्रिया करा के देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, एक चीज तो जरूर सुना होगा कि जो सोडियम होता है उसको खुली हवा में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोडियम को खुली हवा में रखते हो और हवा में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज रिएक्शन करती है कि ये आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो कई बार जादूगर होते हैं ना, वो अपने एक डिब्बे पानी में से कुछ निकालेंगे, ऐसे हवा में फेंकेंगे ना, आग पकड़ लेता है। तो वो धातु क्या होती है आपकी? वो धातुएं होती है सोडियम की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो देखिए कह रहा है मेटल क्या वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये तो हमने आपसे बता ही दिया था। अब वो जल से बात करते हैं, ठीक है ना, जल के साथ। तो देखिए मेटल लाइक, जैसे कोई मेटल हो गया, जैसे आपका सोडियम भी मेटल है यानी कि धातु है, पोटेशियम भी है। रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, ये कई बार आपने सुना होगा कि पानी में आग लगा दिया। पानी में आग तभी लगता है जब आप सोडियम को उठा करके ऐसे पानी में फेंक दोगे ना, वो उससे रिएक्ट कर जाती है। रिएक्शन करने के बाद ब्लास्ट करके आग जलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर आपका क्या होता है? H2O होता है, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो वो पानी में भी जलता है, हवा में भी जलता है। तो भैया ऐसी चीज को रखे कहां? तो ऐसी चीज को स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में, ठीक है ना, मिट्टी के तेल में, ठीक है ना, इसमें रखा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि वो कौन सी धातुएं हैं जिनको स्टोर करके केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो आप बोल दोगे कि सोडियम। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वे एयर में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायलेंटली रिएक्ट कर जाती है, बहुत तेज आग पकड़ती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये हाई रिएक्टिव होते हैं। तो धातुओं की वाटर से अभिक्रिया समझा दिया मैंने आप लोगों को, अच्छे से करती है, बहुत तेज करती हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। और हाँ, जो अधातुएं होती है वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ एसिड के साथ। तो जब मैंने एसिड वाला चैप्टर पढ़ाया था, एसिड बेस्ड सॉल्ट, तो मैंने वहां पढ़ाया था अम्ल की अभिक्रिया धातु से। आज मैं पढ़ाऊंगा धातु की अभिक्रिया अम्ल से। रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है ना, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस।
अब देखिए धातु जब क्या करती है, मेटल जो है किससे रिएक्ट करती है, किसी भी एसिड से। जब एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, बस ये याद रख लो, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपसे पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीजन बोल दिया, हाइड्रोजन गैस, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो गैस निकल रही है रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन ही है। तो आप उससे बोलना कि एक काम करो, जलती हुई माचिस या कोई मोमबत्ती लेकर के उस गैस के पास जाओ, आपके सामने अगर पट पट की आवाज आती है, पॉपअप साउंड आता है, तो आप कह देना कि ये क्या है, हाइड्रोजन है, अन्यथा दुनिया की कोई सी भी गैस हो सकती है। तो हाइड्रोजन की पहचान क्या है कि जलती हुई मोमबत्ती को अगर उसके पास ले जाओगे तो वो पॉपअप साउंड निकालता है। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन करता है, बिल्कुल करता है। एसिड मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इतनी बात याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब यहां तक समझ गए तो अब हम देख लेते हैं कि धातुओं का हमारे जीवन में कुछ उपयोग भी है कि यूं ही इसके बारे में पढ़े जा रहे हैं, खोद के निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, कोई उपयोग है? तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, ये एनसीईआरटी में भी बताया गया। ठीक है ना, जैसे आयरन हो गया, आजकल देख रहे हो घर बनवाते हैं, लोहे की रॉड इस्तेमाल किया जाता है, तमाम ऐसे गाड़ियां होती हैं, लोहे की ट्रक्स बनते हैं, तो वाहनों या कार्य निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, विद्युत धारा प्रोवाइड करने के लिए घरों में बिजली लाने के लिए तार बना करके इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कॉपर हो गया आपका। और क्या होता है, शादी विवाह में लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, सोना चांदी पहनते हैं, तो ये भी आपका हो गया, आभूषण बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं धातुओं का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि नॉन मेटल्स है, तो क्या इनका भी कुछ उपयोग है हमारी लाइफ में? हाँ जी बिल्कुल है। क्या इस्तेमाल है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे एक नॉन मेटल होती है ऑक्सीजन। अब भैया ऑक्सीजन की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है ना, इस्तेमाल हो गया। दूसरा, कार्बन कैसे इस्तेमाल होता है, ये ईंधन के रूप में यूज कर लेते हैं। सल्फर कैसे इस्तेमाल होता है, इसे फर्टिलाइजर यानी कि खाद में इस्तेमाल कर लेते हैं। आप लोग सुनते होंगे गांव में कि खाद में सल्फर मिला लो एक पैकेट, मजबूत हो जाएगी फसल, तो ये फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होती है, कौन सी, अधातु में। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब क्या हो गया, क्या दुनिया में जो धातुएं हैं वो हमेशा वैसी ही पड़ी रहेंगी या वो कभी नुकसान नहीं होंगी? तो जी बिल्कुल होता है। धातुएं क्या होती है, धीरे 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 गल के खत्म होने लग जाती हैं, तो उस क्रिया को कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोला जाता है जब धातु क्षरण होती है। अब ये होती कैसे है ये समझो। जैसे आपका कोई मान लीजिए खिड़की थी, आपने उसके रॉड को लोहे के उखाड़ करके ले जा करके जमीन पे इस तरह से फेंक दिया। अब जमीन पे क्या हुआ, रोज हवा लग रही है तो ऑक्सीजन मिल रही है, जमीन पे नमी है तो H2O मिल रही है। तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ये क्या काम करता है, एक रिएक्शन करने लगता है, रेडॉक्स रिएक्शन करने लग जाता है, अपचयन वगैरह सब कुछ होने लग जाता है, जिससे धीरे धीरे आप देखेंगे लोहे के ऊपर इस तरीके से क्षरण होकर के कुछ ऊपर भूरा भूरा बनने लग जाता है। उसी को बोलते हैं कि ये कोरोजन कर रहा है। क्या हो रहा है, धातु क्षरण होकर के खत्म हो रही, विलुप्त हो रही धीरे धीरे। इतनी बात समझ में आ गया। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्या, जब धातु ऑक्सीजन, पानी और अन्य तत्वों के संपर्क में आती है तो वह जंग यानी कि रस्ट लगने लग जाती है। ठीक है, जैसे देखिए आयरन हो गया, ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, FeO3 बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कोरोजन होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, ये रहा, यहां पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अच्छा, तो क्या इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ऐसा क्या करें कि जो कोरोजन हो रहा है, जो हमारी धातुएं क्षरण हो रही हैं उसको रोक ले? तो भैया हम लोग क्या करते हैं, लोहे का दरवाजा लगवाते हैं तो बोलते हैं इसमें चमकीला कोई अच्छा सा पेंट लगा दो। पेंट लगाने का दो मकसद होता है, एक तो इसको सेफ रखने का कि इसको कोरोजन से बचाया जाए। दूसरा, अच्छा लगने के लिए भी लगाया जाता है कि घर पे कोई मेहमान आए तो चमकता भी रहे। ठीक है ना, तो इसलिए होता है। तो क्या क्या काम कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे जस्ता पे अगर कोई जो टिन होता है, जेडन जो ये टिन होती है, अगर आप इस पे कोई इसका लेपन करवाते हो तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये कई बार पूछता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक का लेपन होता है, जस्ते का लेपन होता है। ठीक है ना, और कैसे संरक्षित कर सकते हैं, आप एलॉय बना लो। अभी एलॉय क्या होता है इसको आगे मैं चर्चा कर रहा हूं, मिश्र धातु बना लो। मिश्र धातुएं पे ही अब आ जाते हैं। ठीक है ना, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जब हम दो अलग अलग धातुओं को मिक्स करके कोई तीसरी एक टाइप का मटेरियल बना लेते हैं, जो क्या होता है, पहले वाले इनसे, जैसे मान लो सुनो, ये क्या है, एक कॉपर धातु थी, मेटल था, एक जिंक मेटल था।
मैंने इन दोनों को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद कुछ अलग बना, ठीक है ना, वो बन गया आपका, इसका नाम दे दिया हमने पीतल, ठीक है ना, तो ये पीतल बन गया। तो ये पीतल कैसे बनता है, तो ये जो बना नया धातुओं के इस्तेमाल से जो नई चीज बनी उसे हम लोग बोलते हैं एलॉय, यानी कि मिश्र धातुएं बोलते हैं। मिश्र वर्ड से समझ में आ गया कि मिक्स की गई है धातुएं, ठीक है ना। तो ये पीतल जो हो गया आपका किस में आता है, मिश्र धातु में। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो एक मिश्र धातु है जिसका कि नाम ब्रास है, यानी कि पीतल है, वो कौन सी धातुओं से मिलकर बना है। आपको याद रखना है कॉपर और जिंक से। आपसे पूछेगा कांसे का बर्तन और सिक्के वगैरह बनते रहे होंगे पुराने जमाने में, आप लोगों ने घरों में देखे होंगे बर्तन। तो ब्रॉन्ज जो होता है ये किसका मिश्रण होता है, आप कह देना कॉपर और टिन का होता है, ठीक है ना। तो 2-3 याद रख लो, इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। क्या है, स्टेनलेस स्टील बड़ा चमकदार और मजबूत होता है। इसमें क्या क्या होता है, काफी अच्छा मिश्र धातु होता है। इसमें आपका आयरन भी मिला होता है, कार्बन भी मिला होता है, क्रोमियम और निकिल मिला होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 3 अगर आप याद रखते हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा सीटेट फिलहाल तो, ठीक है। चलिए, जब आप यहां तक पढ़ लिए तो देखिए, वैसे तो सीटेट का सिलेबस क्लास 6 से लेकर के 8th तक बताता है पेपर 2 के लिए, लेकिन उसमें आपसे वो क्वेश्चन जो पूछता है क्लास 10th लेवल तक पूछता है। कैसे पूछता है अभी मैं बताता हूं। तो देखिए, मेटालाइट से क्वेश्चन आ जाता है, मेटालाइट का चैप्टर ही आपका क्लास 9-10th में है, ठीक है ना। आपसे रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्लास 10th का टॉपिक है। तो इस तरीके से हमें अपने लेवल को क्लास 10th तक के लेके चलना है, ठीक है ना। उतना ही ले चलूंगा जितना आपके काम का होगा, ठीक है। चलिए, तो मेटलाइड क्या होते हैं, हमने मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, धातु अधातु पढ़ लिया। अब उपधातु क्या होते हैं। देखिए, दुनिया में ऐसे कई पदार्थ होते हैं जो कुछ तो धातुओं के गुण को दिखाते हैं और कुछ अधातुओं के गुण को दिखाते हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं उपधातु, यानी कि मेटलाइट, जो दोनों को गुण शो करे, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर इसमें हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें 4 लिखे होंगे उसमें से कोई एक ऐसा नाम लिख देगा जो पूछेगा कि इसमें से बताओ कि उपधातु कौन सा है, तो आप पहचान लेना। तो उपधातु में बेसिकली आपको 2 नाम जरूर याद रखने, क्या, आर्सेनिक और जर्मेनियम। क्या याद रखोगे, आर्सेनिक और जर्मेनियम। वैसे तो सिलिकॉन और बोरान भी होता है, पर क्वेश्चन वो जो पूछता है वो आर्सेनिक से ज्यादा पूछता है और जर्मेनियम से ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो मेरे साथ बोलो 2 उपधातुओं के नाम, आर्सेनिक जर्मेनियम, आर्सेनिक जर्मेनियम। और याद कर सकते हो तो सिलिकॉन कार्बन, सिलिकॉन कार्बन, ये भी याद कर लो, ठीक है ना। तो बस इतनी सी अगर याद कर लिए तो इतने में काम हो जाएगा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब ये आता है कि उपधातु तो आपने पढ़ा दिया, क्या इसका भी कुछ इस्तेमाल है हमारी डेली लाइफ में। हाँ जी, बिल्कुल है। आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर में जो चिप वगैरह लगती है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं, मोबाइल में छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं, ठीक है ना, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है ना। कई बार तो सिलिकॉन सिटी के नाम से कुछ शहरों को जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ज्यादा काम होते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि उपधातुओं का इस्तेमाल कहाँ होता है, कंप्यूटर चिप वगैरह बनाने में होता है। जैसे सिलिकॉन उपधातु हो गई, बोरान उपधातु हो गई, जो बोरान यौगिक का उपयोग कांच के उद्योग में किया जाता है। तो कांच पूछेगा क्या किया जाता है, तो बोरान का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई होगी सबको। चलिए, अब हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं कि भैया वो जो सोना चांदी होता है वो इतने कीमती क्यों है और उनसे गहने क्यों बनते हैं। हम लोग उसके आयरन के गहने क्यों नहीं बनवा लेते, आयरन लोहे की या लोहे के गले में क्यों नहीं पहन लेते। इसके पीछे कुछ रीजन होते। क्या रीजन होते, पहला रीजन ये होता है, एक तो ये जो सोना चांदी होते हैं काफी चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन ये क्या होते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव का क्या मतलब हुआ कि ये किसी के साथ इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इसकी पहचान कैसे करोगे, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो सोना होता है जब उसकी खदान से उसको निकाला जाता है ना, तो वो अपने प्योर फॉर्म में होता है, उसके साथ ज्यादा अपशिष्ट नहीं मिले होते। क्यों, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, अपने साथ किसी को जुड़ने ही नहीं देता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे भी आते हैं। तो ये कुछ तमाम इसके गुण हैं। देखिए, आज शायद लाइट भी चली गई इत्तेफाक से हमारे रूम की, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों को दिख रहा हूँगा, अगर अभी आ जाती है लाइट तो वेरी गुड, हो जाता है। वैसे फिलहाल आप लोगों को पता होगा दिल्ली में जो है अभी भूकंप का माहौल चल रहा था, तो भूकंप आया हुआ था ना। चलो, लाइट आ गई, थैंक्स। तो जिसकी वजह से हो सकता है कट गया होगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम कहाँ पे थे,
अच्छा, कीमती धातुएं कैसी होती है ये समझ लिए। कीमती धातु में आपका गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है। कहते हैं ना प्लेटिनम की अंगूठी पहन रखी है, ठीक है। ये क्यों पहनते हैं ये समझ गए, क्योंकि ये धातुएं जंग नहीं लगने देती और अधिक स्थिर होती हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात इसकी समझ में आ गया। कई बार आप लोगों कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का घुटना खराब हो गया, डॉक्टर्स कह रहा है इम्प्लांट करने के लिए नया घुटना लगाएगा और कहता है कि 10 लाख की डिमांड कर रहा है, बहुत डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर जो बनाता है, जो कैप बनाता है ना, वो आपसे हाई जो नॉन रिएक्टिव होती हैं उनका इस्तेमाल करता है, प्लेटिनम का इस्तेमाल करता है, गोल्ड या सिल्वर का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कोई रिएक्शन ना फैले, ठीक है ना, इसीलिए ये चीजें महंगी होती हैं। चलो अब हम आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, धातुएं पृथ्वी की सतह में खनिजों ओर के रूप में होती हैं, ठीक है, खनिज के रूप में होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसको कई तरीके से खोद के निकाला भी जाता है। ये क्लास 10th में जो बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा थोड़ा सा बस जानना है, उतना मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं? ये धातुएं सीधे ही निकाली जा सकती हैं, जैसे गोल्ड हो गया। अच्छा, अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील, सॉरी तभी तो मैं कह रहा था, गोल्ड और सिल्वर ये कम अभिक्रियाशील है, तो एज इट इज खुद के निकाल लिया जाता है बाहर। और मध्यम वर्ग की जो होती है अभिक्रियाशील, जैसे इन्हें तापीय अपघटन विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है, गर्म करके। कई से फेन प्लावन बहुत सारी विधियां होती हैं, उसमें उतना घुसना नहीं होता, ठीक है ना। और क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस विधि से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, बारीक तोड़का जाता है, फिर उसमें डाला जाता है, उसमें 2 रॉड डाली जाती है। पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्लास 10th की एनसीईआरटी में, पर मैं वहीं तक क्लास 10th की एनसीईआरटी में घुसूंगा जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपका जो क्वेश्चन बनेगा रिएक्टिविटी सीरीज से बनेगा। अब हम वहां पे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाए तो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक था तो हमने ले लिया था, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, भर भर के सीटेड पूछता है क्या। वैसे तो देखिए सिलेबस उसने बोला कि पेपर 2 के लिए सिलेबस 6 से लेकर के 8 तक है। कहाँ तक है? 8 तक। लेकिन मैं इसलिए देखो क्लास 10th भी लिखवा रखा है कि ये आपका टॉपिक ही क्लास 10th का है, रिएक्टिविटी शरीर यानी कि अभिक्रियाशीलता। कहाँ का टॉपिक है? क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसको अच्छे से समझ लो एकदम। अभी तक चाहे ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इसको ध्यान लगा के पढ़ लो। अभी दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखिए टाइम है अभी अपने पास। यहां पे देखिए कह रहा है, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी के आधार पर श्रेणी में रखा जाता है, ऊपर से नीचे अरेंज किया जाता है। क्या होता है? ये एक सीरीज है, रुको मैं यहां हो जाता हूं तब दिखाता हूं। ये जैसे एक सीरीज है, ये देखिए क्या कह रहा है, जितने मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब उनको किसी के भी बगल में रखोगे तो वो उनके साथ रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। और जो उनको ऊपर रखा गया है और जो कम रिएक्टिव है उन्हें नीचे रखा गया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ मोस्ट रिएक्टिव पहले दिखा देता हूं, उसके बाद कम रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछेगा तो वो याद रख लेना, ये 2 नाम, पोटेशियम और सोडियम। क्यों? क्योंकि इनको केरोसिन से जैसे ही बाहर निकालोगे भक्क से आग पकड़ लेता है, इतने तेज रिएक्टिव होते हैं। तो इनको सबसे टॉप पे, आसमान पे रखो। सबसे कम रिएक्टिव होते हैं आपके गोल्ड और सिल्वर होते हैं, तो ये सबसे कम रिएक्टिव हो गए, ठीक है ना। बीच में कुछ चीजें याद कर लो। अब देखिए पोटेशियम हो गया सबसे ऊपर, उससे नीचे आपका सोडियम आ गया, उसके बाद कैल्शियम आ गया, फिर मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। इन्हें याद करते जाओ। एल्यूमिनियम देखो यहाँ है, इससे नीचे क्या है? जिंक है आपका, और कार्बन है, आयरन है। आयरन से नीचे, आयरन से ऊपर जिंक है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आपका लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से हो गया। अब इन्हें क्या कैसे याद करोगे, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। अगर आप चाहें तो इस ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं याद कराने की कोशिश करता हूं। ऐसे लिखना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। क्या? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। इंस्टेड, ये करने के बजाय, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो कैसे याद करोगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ठीक है ना। ऐसे कर लोगे। तो ऐसे कैसे होता है? प्लीज के पहले वर्ड से पोटेशियम मिल गया, फिर एस से स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से आपका कैल्शियम आ गया, एम से आ गया मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, कार्बन, केयरलेस से कार्बन, जिंक आ गया, जेब्रा से आयरन आ गया, इंस्टेड से ट्राई से टिन आ गया, और क्या है, लर्निंग से लेड आ गया, हाउ से आपका हाइड्रोजन आ गया, कॉपर से कॉपर हो गया, सेव से क्या हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड तो गोल्ड रह गया, ठीक है ना। ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा अब हम चलते हैं, ये तो सिखा दिया, ये सीरीज याद रहनी चाहिए, कैसे भी करके रट लेना अगर आप चाहते हैं 1 मार्क्स पक्का करना तो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर सबसे हाई रिएक्टिव
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, Ag और गोल्ड Au। ठीक है ना, तो इतना हो गया। तो अब देखिए, अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ, समझना। जैसे अगर मान लीजिए कोई पोटेशियम है, ये अपने से नीचे जितने भी लोग हैं इनके यौगिकों में से उनको खुद को भगा करके उसकी जगह ले लेता है। ठीक है ना, क्या करता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, धकेल के उसके साथ जुड़ जाएगा। इतनी बात याद रखना, याद रखोगे ना? ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ये सीरीज पर याद कर लेना एक बार कहने पे। अच्छा देखिए, पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक रिएक्टिव होती हैं, ये बता दिया। गोल्ड और सिल्वर सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये क्या कह रहा है। आयरन से जंग लगती है और लेकिन जिंक से ऊपर गैल्वेनाइजेशन करने से जंग से बचाया जा सकता है, ये तो मैंने बता दिया था गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में याद हो गया। धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के हिसाब से एक सीरीज में रखा जाता है। सबसे ऊंचाई पे रखते हैं हम लोग पोटेशियम सोडियम को, फिर कैल्शियम आ जाता है। याद आ रहा है ना कैसे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चले अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा उस पे अभी अगर चर्चा करेंगे तो समझ आ जाएगा सब। अब देखिए, अब पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछता है सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल यानी कि उसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ये याद रखोगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते ही जलने लग जाता है, इसलिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। और क्या है, देखिए ये भी बता रखा है यहाँ पे, सोना और चांदी आभूषण में क्यों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती है इसलिए, और ये हवा के संपर्क में आने पे जल्दी क्षरण नहीं होता। ठीक है ना, चमकदार होती हैं, आकर्षक होती हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको रिवीजन करना है, अभी तक हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा। मैंने आपको मेटल्स बताया जो चमकदार होते हैं कुछ विशेष गुणों की वजह से, नॉन मेटल बता दिया, मेटलाइट बता दिया, और आपके नोबल मेटल यानी कि महंगी धातुएं कौन सी है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों महंगी धातुओं में आती हैं। ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता ही दिया। सोडियम, पोटेशियम सबसे ऊपर, फिर सोडियम आता है, सबसे नीचे कौन सी आती है, Au और Ag आती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। देखिए आयरन जो होता है जिंक से नीचे होता है, इसलिए इसका क्षरण हो जाता है। इतना हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम, एल्यूमिनियम आदि धातुओं का निष्कर्षण होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस विधि मैंने आपको बता दिया था, जो हाई रिएक्टिव धातुएं होती है उनको हटाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब अगर आप इतनी चीजें समझ गए हैं तो अब हम लगे हाथ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है ना, चलिए तो ये देखिए आपके PYQs है, जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा लंबी टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है X और Y ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो X और Y के नाम बता दो। तो भैया अभी बताया दुनिया के सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातुएं कौन सी है, तत्व कौन से हैं। आप कहोगे कि भैया एक तो पोटेशियम है, ठीक है, और आपका एक क्या है, सोडियम है। ठीक है ना, तो पोटेशियम और सोडियम आंसर हो जाएगा। फास्फोरस होगा नहीं, फास्फोरस होगा नहीं, सोडियम और पोटेशियम, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या पूछ लेता है, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है धातु P अधातु Q को उसके लवण विलयन से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में P जो है Q से ऊपर होगा, तो P जो है हाई रिएक्टिव है Q से। इतनी बात समझ गए इतने स्टेटमेंट से। फिर कह रहा है कि परंतु धातु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। P जो है वो R को नहीं हटा पा रहा है, तो इसका मतलब P जो है R से कमजोर है, तो R ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, ये सीरीज बन गई। कह रहा है इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, बताओ सबसे कम है कौन सी। आप कहोगे कि सर जी ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्यों सबसे लास्ट में चला गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे ऑप्शन में ही नहीं है क्या यहाँ पे, सुनिए एक बार फिर से दोहराते हैं। कह रहा है कि धातु P धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, तो P हाई रिएक्टिव हो गया Q से। ठीक है, परंतु धातु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है, तो R जो है P से भी हाई रिएक्टिव हो गया। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, तो Q होगी। है तो ऑप्शन में, ये तो रहा, सॉरी मेरी ही आंखें कमजोर हो गई ये लग रहा है, ये रहा आपका। ठीक है ना, समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। इसी तरीके से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, तो एक देखिए एक दो बार और दिखा देता हूं आप लोगों को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपसे देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, पतला, तो सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से अभिक्रिया करती है, परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये आपका कॉपर धातु होती है। ठीक है ना, कॉपर जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है डाइल्यूट अवस्था में भी, लेकिन जो HCl से गर्म करने पे भी नहीं करता, ये याद रखना। ठीक है ना, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा एक चीज ये मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ भी लिख रहा हूँ, अधातु बोलते हैं। ठीक है ना, अधातु के ऑक्साइड ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा? अम्लीय गुण दिखाते हैं, ये याद रखोगे। फिर से बोल देता हूं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय गुण दिखाते हैं। ठीक है ना, और इसका उल्टा याद रखो, धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय गुण दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। अब देखो ये क्वेश्चन करो जरा, कह रहा है एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। पहले बताओ तो वो विलयन किस नेचर का होगा? नीले लिटमस को अगर लाल कर रहा है तो आपको एक वर्ड बताया था एसिड बेस में, अनील, तो ये आपका इसका मतलब नीले को लाल करने वाला है, तो ये अम्ल है। तो ये जो X का ऑक्साइड है वो कैसा है? अम्लीय है। तो निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है? तो मैंने बताया अगर ऑक्साइड अम्लीय है तो हो ना हो वो जिससे बना है वो अधातु से बना है। ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया अधातुओं के ही ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सोडियम धातु होगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। हीलियम न्यूट्रल है, ये नहीं हो सकता। कॉपर धातु है, ये नहीं हो सकता। सल्फर बचा, यही आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है ना, अगर यही उल्टा बोलता कि विलयन जो है क्षारीय है, या घुमा के बोल देता कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो आप बोल देते कि वो धातु होगा, तभी ऐसा कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे गुण दिखाते हैं? क्षारीय गुण दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें आपको एकदम रट लेनी है अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। अच्छा, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, P, Q, R और S चार धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित अवलोकन नोट किए गए हैं। चार धातुएं थी, कौन कौन सी? P, Q, R और S, ये चार धातुएं थी। क्या अवलोकन किए गए देखते हैं। कह रहे हैं कि P और S को Q क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब जो आपका Q है, ये ज्यादा रिएक्टिव है P और S से। ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध है P और S में हमें नहीं पता, लेकिन इतनी एक स्टेटमेंट से ये समझ में आ गया कि Q जो है इनसे तो हाई रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि S जो है, S और R को P क्रमशः उनके लवणीय विलयन से हटा देता है। तो जो P है आपका S और R से तो हाई रिएक्टिव है, तो S से भी हाई रिएक्टिव है और R से भी है। अब S और R के बीच रिलेशन हमें नहीं पता। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है केवल R को S उसके विलयन से हटाता है। कौन? S हटा देता है R के विलयन से, तो इसका मतलब S जो है R से हाई है, तो ये ऐसे और लग जाएगा। ठीक है ना, तो S आपका क्या हो गया? R से भी हाई रिएक्टिव हो गया, विस्थापित करता है। तो अभी क्या कह रहा है, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देख लो। कह रहा है कि विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी हुई? सबसे अधिक सर्वाधिक सक्रिय तो Q हो गया, द्वितीय पे P हो गया, तृतीय पे S हो गया, सबसे कम R हो गया। तो द्वितीय पूछा था तो P आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से कितना क्वेश्चन पूछता है, मैंने बताया ना। सिलेबस पे मत जाना कि उसने कह दिया कि 6 से 8 तक है, 6ठी क्लास से 8वीं तक, तो वहां तक नहीं है, वो 10वीं लेवल तक पूछता है। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 2 शब्द जरूर लिख के जाना। इतना अच्छा कंटेंट लाने के लिए सब कुछ समराइज करके पढ़ाने में थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, तो आप लोग आई होप उस चीज़ को समझ रहे होंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित, अच्छा निम्न का मिलान करना है हमें। ठीक है, कह रहा है एक अधातु जो 2 रूपों में पाई जाती है, तो भैया वो कार्बन होती है। कार्बन के कई सारे अपर रूप होते हैं, तो कार्बन हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अधातु धातु नहीं, पारा मत लगा देना। अधातु मैंने बताया था ब्रोमीन होती है, तो बी जाके मिल जाएगा 1 के साथ। किसके साथ? एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो क्लोरीन क्यों लगा रहा हूं, ब्रोमीन पे मिलाना है इसको, सॉरी ब्रोमीन कहां है, ये रहा। बी आपका मिल जाएगा 4 से। तो ए जो है 3 से मिल रहा हो, बी 4 से, तो ए 3 से, ए 4 से।
तो एक ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए। ए 3 से यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, बी मिल रहा है 4 से यहाँ मिल रहा है, यहाँ 1 से मिल रहा है, तो ये पहला भी कट गया, आपका चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी भी आप मिला सकते हैं। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक होता है, बताइए पीतल और कांसा किससे बना होता है? जिंक और कॉपर से बने होते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो कॉपर मिल जाएगा इसके साथ, ठीक है। सी फॉर 5 पे आ जाएगा। डी क्या है? एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करती है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, क्लोरीन कई बार आप सुनते होंगे कि कुएं में लाल दवा छिड़की गई है। कौन सी दवा छिड़की गई है? लाल दवा छिड़की गई है। तो वो लाल दवा में क्या मिला होता है? क्लोरीन मिली होती है। ये जल को साफ करने में भी मदद करती है, ठीक है ना। अब एक बच गया, एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, तो जिंक, गैल्वेनाइजेशन बताया ना, तो ये जिंक होता है। तो आपका पूरा पूरा आंसर मिल गया। लेकिन ये तो सिखाने के लिए मैंने सबको मिलाया, आप एक दो में ही अपना आंसर टिक करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये भी रिएक्टिविटी सीरीज से ही आपका क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि धातु ए धातु बी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। तो इसका मतलब ए हाई रिएक्टिव हो गया बी से, इसीलिए तो विस्थापित कर रही है। कह रहा है कि किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब ए जो है सी से कमजोर है, ये सी यहां हो गया। परंतु बी धातु डी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब बी जो है हाई रिएक्टिव है डी से, तो बी की तरफ मुंह खोल दो, डी से बढ़ गया, ठीक है ना। करती है। निम्न में से कौन सा क्रम धातुओं को क्रियाशीलता का सही क्रम दर्शा रहा है? तो सही क्रम आपका पहले सी ए बी डी, सी से शुरू होगा, मुंह खुला हुआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सी ए बी डी, ये रहा सी ए बी डी, तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, तो आपको पता रहना चाहिए जो हाई रिएक्टिव होगा। वैसे रियल लाइफ में भी देख लो, जो मजबूत होता है वो कमजोर को उसको घर से भी भगा करके उसके घर पे कब्जा कर लेता है, तो वही वाली हाल है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो पहले तो ये बताओ वह क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला करेगा। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, बेलन। तो बेलन मतलब बेस हो गया, बेस मतलब क्षार हो गया, क्षार लाल लिटमस को नीला कर रहा है। इसका मतलब एक्स का जो ऑक्साइड है, एक्स का जो ऑक्साइड बना हुआ है उसका नेचर कैसा है? क्षार है, क्षारीय नेचर है। तो मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया, अगर ऑक्साइड का नेचर क्षारीय है तो वो हो ना हो धातु का ऑक्साइड होगा। किसका ऑक्साइड होगा? धातु का ऑक्साइड होगा। अगर अम्लीय है तो वो अधातु का ऑक्साइड होगा। तो मुझे बताओ इस एक्स का जो है, ये एक्स क्या हो सकता है आपका? तो आप कहोगे कि सर जी ये पूरा पूरा धातु होगा। तो अपने ऑप्शन में देख लो धातु कौन सा है। सल्फर, सल्फर तो धातु नहीं होती है। कार्बन, ये भी धातु नहीं होती है। नाइट्रोजन, ये भी धातु नहीं होती है। तो एक ही बता, मैग्नीशियम, ये धातु होती है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि निम्न की पहचान करिए। क्या? एक आधात्विक स्नेहक है, ठीक है भैया, एक आधात्विक स्नेहक है तो रहने दीजिए। दूसरा कह रहा है कि एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। तो देखिए कई सारी ऐसी धातु है ना जो जल से डायरेक्ट नहीं करती, लेकिन उनकी दूसरी अवस्था से करती है, भाप से करती है। तो इसका नाम जिंक है, Zn है, ठीक है ना। और आपका ये जो होता है एक आधात्विक स्नेहक के रूप में ये फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो आपके ए और बी फास्फोरस और जिंक आने चाहिए। फास्फोरस जिंक यहाँ है, कार्बन और कॉपर है, ये काट दो, कार्बन कॉपर है, ये भी काट दो आंसर, ठीक है ना। अब फास्फोरस और कॉपर हो गया, ये भी काट दो। फास्फोरस और दूसरा जिंक होना चाहिए, क्योंकि जिंक जो होता है डायरेक्ट जल से नहीं बल्कि भाप से अभिक्रिया करता है। तो एक ही आपका ऑप्शन बचा ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। कह रहा है एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संगठन है। बेकिंग पाउडर किसका बनता है भैया? सोडियम का ही तो बनता है, सोडियम रहता है बेकिंग पाउडर में। चौथा, पटाखे में क्या होता है? सल्फर होता है जो चमकता रहता है, पटपट की आवाज करता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पहला ऑप्शन क्यों सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इस बार कैसे भी करके आप लोग क्लियर कर लेना, जो चाहे फ्रेशर हो आप, चाहे रिपीटर हो। आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका भाई जरूर उस चीज़ को अच्छे से समझाएगा। जो बच्चे पुराने हैं उनको समझ में, उनको सारी चीज़ें पता होगी मेरे नेचर के बारे में कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और क्या आप लोगों के साथ कैसा रिलेशन रहता है। जो लोग नए होंगे वो धीरे धीरे आप लोग को सीधे सब कुछ समझ आने लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए
यहाँ पे देखिए कह रहा है नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उन्हें भंडारण की विधियां दे रखी हैं। तो आसान क्वेश्चन है। सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये 4 के साथ मिला दो। A4 के साथ यहाँ नहीं है, A4 यहाँ है, A4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एक ही से आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपना सेव कर सकते हो, एक एक पढ़ के मिला लीजिएगा, ठीक है ना। मिला लोगे, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो बी को 3 से जल में रखते हैं। फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएँ कहाँ रखी जाती हैं बताइए। तो इस तरीके से आप एक एक को मिला सकते हैं। सी को 2 से मिलाया है, सी आपका 2 से मिल जाएगा। तो सब कुछ जो है मिलाने की जरूरत नहीं होती है। डी कहाँ रखा जाता है बताइए। डी को रखते हो एक में, एक कांच की शीशे। पारा आप लोग देखते होंगे कांच में रखता है। कई बार आप लोग मिस्त्री देखते होंगे जो काम करते हैं, वो एक लेबल लिए रहते हैं, तो लेबल के ऊपर कांच लगा होता है, उसी में पारा रखा जाता है। पारा हमेशा भंडारित होता है कांच के अंदर। क्यों? ताकि जो होता है ये चिपके ना। कारा जो होता है पारा इस तरीके का बनाता है शेप, ठीक है ना, तो ये चिपकता नहीं है, ठीक है। तो तमाम गुण हैं जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है। एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया है, ठीक है भैया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। नीले लिटमस से परीक्षण किया गया, कागज का रंग लाल हो गया। नीला लिटमस कैसा हो गया? लाल हो गया। तो अनिल वर्ड बताया था, इसका मतलब जो बना है आपके पास यौगिक वो कैसा है? ऑक्साइड कैसा है? अम्लीय माध्यम में है, अम्लीय है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये अम्लीय है, ठीक है, तो अब कह रहा है कि कागज लाल हो गया, तो पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो मुझे बताओ, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है बताइए? अधातु वाले बनाते हैं ना। धातु वाले तो क्षारीय बनाते थे, तो अधातु पकड़ लेते हैं चारों में से। सोडियम धातु होती है, आंसर नहीं होगा। एल्युमिनियम धातु है, आंसर नहीं होगा। मैग्नीशियम धातु है, आंसर नहीं होगा। सल्फर अधातु है आपका, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सी पहचान है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका आई होप ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? 2 शब्द जरूर लिख के जाना अगर यहाँ तक आ गए हो। जो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं उनसे तो नहीं, लेकिन आपसे हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग एक काफ़ी मेहनती स्टूडेंट होंगे। जब भी आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, एक लाइक कर देना और 2 शब्द जरूर लिख देना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।